आपका एक नई वीडियो में एंड वेलकम टू माइक्रो टिप्स। आज का टॉपिक है रिटेन, कॉपी, वीक, स्ट्रॉन्ग, असाइन। ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, और स्पेशली ये जो जितने भी टर्म्स हैं ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसका रिटर्न काउंट कहाँ है, कैसे वो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, और कहीं पर ही आसान भी नहीं होता है, मीन्स इंक्रीज भी नहीं होता है, एज यूजुअल रहता है। ओके, तो इन सब का मतलब क्या है? रिटेन, कॉपी, वीक, स्ट्रॉन्ग, असाइन एंड और भी बहुत सारे टर्म्स है इसी से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, तो हम लोग यूज़ करते हैं। चलो ये देखते हैं एक एक करके क्या है इसे। ओके, पहले देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जब भी हम लोग प्रॉपर्टी राइट ये लिखते हैं ना, ओके मैं इसको एक ओपन कर देता हूँ, वो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, जब भी हम लोग एक कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, इस तरह का हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? ओके, ये प्रॉपर्टी ये हम लोग क्यों उसको डिक्लेयर करते हैं? हम तो उसको बिना प्रॉपर्टी के भी हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीजर एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर प्रॉपर्टी हम लोग क्यों ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं और ये इसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं ऑल द टाइम? तो प्रॉब्लम इज प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यू है ना, आपने जो विदाउट प्रॉपर्टी जो मैंने डिफाइन किया, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। तो ऑब्जेक्टिव सी में या फिर स्पेशल ऑब्जेक्टिव सी में हम लोग प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफाइन करते हैं? इस चीज़ को हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को क्यों नहीं हैंडल करते हैं इस चीज़ को? तो इशू ये है कि आपका जो ये जो वैल्यू है ना, ये आपका लोकल क्लास में आपको कॉल कर सकते हो, लोकल फंक्शन या लोकल स्कोप में। अगर मैं इसको क्लास लेवल पे डिफाइन करूँगा, इस लेवल पे मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है ना, तो ठीक है, तो आपको ये एक्सेसिबल है, जो हो जाएगा, ठीक है। उस क्लास में स्कोप में, उस क्लास के स्कोप में एक्सेसिबल है। क्लास के स्कोप में मीन्स क्लास जहाँ तक एग्जीक्यूट है, ठीक है ना। ये क्लास इम्प्लीमेंटेशन यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, मीन्स यहाँ तक वो आप उस क्लास को, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। ns log एक्स वैल्यू, ठीक है, ये आपको क्लास पे लिखा। लेकिन आप जब एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, एक ही क्लास में तो आप डिपेंडेंसी नहीं रह सकते हो ना, मीन्स टाइट कपलिंग, तो उस केस में आपका मतलब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि एक क्लास में आप कितना लाइन्स लिखोगे, 1000 10,000, तो एक कॉम्प्लेक्स सीट होता है, और डिबगिंग करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टेस्ट केस रिटर्न लिखने के लिए वो बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इसलिए हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल क्लासेस में। अगर मल्टीपल क्लासेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक इंटर कम्युनिकेशन हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्लास ये क्लास का वैल्यू उस क्लास में कैसे एक्सेस करेगा, वो क्लास का वैल्यू इस क्लास में कैसे एक्सेस करेगा। तो ये एक मेजर इशू होता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी का काम ही यही है। ये जो हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी का ना, ये जो हमने ये लिखा, ये लोकेशन नेम, तो ये लोकेशन नाम हम इस क्लास में भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। अकाउंट बैलेंस, देखो यहाँ पर मैंने ये किया अकाउंट बैलेंस, और ये अकाउंट बैलेंस डिफाइन इस पे नहीं है, इस पे अकाउंट बैलेंस डिफाइन नहीं है। डिफाइन कहाँ है? यहाँ पर देखो, ये देखो प्रॉपर्टी अकाउंट बैलेंस यहाँ डिफाइन है। ये अगर मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ना, ये सेम क्लास में तो अवेलेबल होता है, एक्सेसिबल होता है। ये अदर क्लासेस में भी आप उसको इनहेरिट मतलब एक्सेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि उस क्लास का पहले
इंपोर्ट कर लो इस क्लास को। अगर मैं इस क्लास का इस ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहूँगा तो पहले मेरे को उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसका सारा प्रॉपर्टीज़ मेरे हाथ में आएगा कि मैं कौन सा प्रॉपर्टी मेरे को यूटिलाइज करना है, कौन सा प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं करना है। तो बेसिकली इसी पर्पज़ में ही हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफर ए वे टू डिफाइन ए इंफॉर्मेशन दैट ए क्लास इंटेंड टू एनकैप्सुलेट। वो प्रॉपर्टी को पूरा एनकैप्सुलेट मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है, उसको उस पैरामीटर से आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसलिए उसको हेडर फाइल में हम डिफाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फाइल में हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन लोकल वेरिएबल में आप डिफाइन करोगे तो लोकल फंक्शन के लेवल पे ही वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ़ यू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल यूजिंग प्रॉपर्टी देन दैट ऑब्जेक्ट और वेरिएबल विल बी एक्सेसिबल टू अदर क्लासेस। जैसे मैंने बताया था अदर क्लासेस में डिफाइन है। इंटरफेस में ये जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन किया नॉन एटॉमिक, रिटेन, स्ट्रॉन्ग, नेम, ठीक है ना। तो ये जो नेम है ना ये प्रॉपर्टी है, ये आपको अदर प्रॉपर्टीज में अदर क्लासेस में आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। और सिंथेसाइज मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन बता दिया था कि सिंथेसाइज हम लोग क्यों चाहिए। ये नॉर्मली गेटर और सेटर मेथड में कन्वर्ट कर देता है, कंपाइल टाइम में कन्वर्ट करता है। इसका गेटर और सेटर मेथड जनरेट कर लेता है कि नेम डॉट सेल्फ डॉट नेम में अगर मेरे को कुछ असाइन करना है तो असाइन कर सकते हो, या फिर इस नेम को रीड करना है तो आप रीड भी कर सकते हो। तो वो गेटर और सेटर, तो ये एक कीवर्ड है। दूसरा है एटॉमिक। जब भी हम लोग कोई भी ये लिखते हैं ना ऑब्जेक्टिव से में कोई भी पैरामीटर्स लिखते हैं ना, ये देखो ये यहाँ पर देख रहे हो नॉन एटॉमिक। अगर मैं इस नॉन एटॉमिक को हटा दूँ ना तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बस और कुछ नहीं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो एटॉमिक है। तो मैं एक चीज़ उससे पहले मैं आपको एटॉमिक के बारे में और एक चीज़ यहाँ पर दो, ये एटॉमिक और नॉन एटॉमिक दो अलग अलग चीज़ है। एटॉमिक मीन्स सोलो मीन्स सिंगल, ओके। नॉन एटॉमिक मीन्स कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मीन्स अगर मैं इसको नॉन एटॉमिक लिखूँगा ना तो इसको कोई भी वैल्यू कोई भी थ्रेड इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर इस केस में अगर मैं एटॉमिक लिख रहा हूँ तो इसको सिंगल थ्रेड ही आप एक्सेस कर सकते हो। तो एटॉमिक को इसीलिए बोलता है कि थ्रेड सेफ है, मीन्स वो हमेशा एक पर्टिकुलर थ्रेड डेडिकेटेड रहेगा, उसको यूटिलाइज करता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादा रिसोर्स भी कंज्यूम करता है और ज़्यादा टाइम भी, परफॉर्मेंस पॉइंट पर भी उसे ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता है, क्योंकि रिलीज़ नहीं करता जल्दी, क्योंकि वो थ्रेड सेफ इसलिए आप उसको फोर्सफुली उसको रिलीज़ नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर नॉन एटॉमिक है तो अगर इसको आपने एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है तो दूसरा थ्रेड भी उसको एक्सेस करके इसका डाटा रीड कर सकता है। लेकिन एटॉमिक केस में ऐसा नहीं है। एटॉमिक केस में क्या है ना, अगर ये थ्रेड एक थ्रेड रीड कर रहा है ना, दूसरा थ्रेड उसको रीड करने नहीं देगा, वो बोलेगा दिस थ्रेड इज इन यूज, या फिर कुछ और भी अगर दूसरा एरर होगा तो वो भी आप कस्टम एरर तो करवा सकते हो। सो ये फ़र्क है एटॉमिक और नॉन एटॉमिक। एटॉमिक थ्रेड सेफ है लेकिन सिंगल थ्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है ना, वो सिंगल थ्रेड ही यूज करता है। एटॉमिक इज ए डिफॉल्ट बिहेवियर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर एटॉमिक देन इट बिकम्स द थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ मीन्स एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड of a particular instance of that class can have the control over that object। मैंने जैसे बोला एक थ्रेड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता ही रहेगा, ओके। और एटॉमिक हम लोग लिखते नहीं है नॉर्मली, बाय डिफ़ॉल्ट ये एटॉमिक। अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी एन स्ट्रिंग नेम हो गया ना तो ये एटॉमिक है, मीन्स इसको एट ए टाइम एक थ्रेड ही एक्सेस कर सकता है या फिर उसको रीड कर सकता है, मल्टीपल थ्रेड उसको अलाउ नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट है नॉन एटॉमिक। नॉन एटॉमिक क्या करेगा, मल्टीपल थ्रेड को वो अलाउ करेगा। अगर थ्रेड ए एक्सेस कर रहा है, थ्रेड बी वो एक्सेस उसका डाटा रीड कर सकता है, थ्रेड सी भी उसके डाटा को रीड कर सकता है, ओके। तो ये नॉन एटॉमिक बोल रहा है। नॉन एटॉमिक इज नॉट ए थ्रेड सेफ बिकॉज ओबियसली आप उसको डाटा यू कैन यूज द नॉन एटॉमिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट टू specify that synthesized accessor simply set to return a value directly।
with no guarantee about what happens if the same value is accessed simultaneously from different threads। मैंने बोला ना, अगर एक इसका वैल्यू अगर कुछ भी हो तो उस आपने नेम का वैल्यू दिया राम, ओके, सो और एक थ्रेड उसको ये करेगा, उसको राइट कर देगा नेम इज इक्वल टू रमेश या फिर मुकेश या और कुछ नाम उसको असाइन कर देगा, ओके। लेकिन आपने फर्स्ट थ्रेड में उसने नाम रीड किया है राम, ओके, सेकंड नाम है मुकेश, थर्ड है रमेश। तो इस तरह से देखा जाए तो वो ऑलरेडी एक थ्रेड रीड कर चुका है एक नाम से, आपने उसको असाइन कर दिया दूसरा। तो नेक्स्ट टाइम आप उसको अगर रीड करोगे ना तो मुकेश या रमेश ही मिल जाएगा। लेकिन थ्रेड सेट में क्या होगा ना, अगर आपने एक थ्रेड रीड किया नेम ना, तो आप जब तक वो थ्रेड यूज़ कर रहा है तब तक उसको नहीं कर सकते, ओके। वो एट ए टाइम एक ही थ्रेड को अलाउ करता है रीड करने के लिए। रिटर्न आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग और रिटर्न एक भाई, मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग ये करो रिटर्न करो एक ही है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इनका काम है एक प्रॉपर्टी जो यूटिलाइज हो रहा है या फिर वो जा रहा है, जस्ट उसको आपने उसका काम ख़त्म हो गया, आपने उसको रिलीज़ करने के पॉइंट पे पहुंच गए और उस प्रॉपर्टी को आप रिटर्न कर रहे हो, मीन्स उसका यूटिलाइजेशन आप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। रिटर्न हम लोग कहाँ, रिटर्न का मतलब वापस लेना, मीन्स आप उसको फिर से आप अपने टीम में ले रहे हो। एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है नेम, आपने उसको काम खत्म हो गया, उसको रिलीज़ कर दिया और वो जा रहा है ऑब्जेक्ट ऑटो रिलीज पूल में। ऑटो रिलीज पूल पे जस्ट जाने से पहले आपने उसको रिटर्न कर दिया मीन्स आपका इस ऑब्जेक्ट का काम शुरू हो गया फिर से। तो शुरू जैसे हो गया तो वो फिर से एक मेमोरी स्पेस ले लेगा, तो उस केस में क्या होगा ना, इसका मेमोरी काउंट बढ़ जाएगा एक। रिटर्न इज रिक्वायर्ड व्हेन द एट्रीब्यूट्स इज पॉइंटेड टू एन ऑब्जेक्ट, setter method will increase the return count of the object so that it will occupy memory in the objective pool, okay. Copy, if you use copy you can't use return। कॉपी और रिटर्न आप साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते हो। यूजिंग कॉपी इंस्टेंस ऑफ द क्लास विल contains its own copy even if a mutable, हाँ ये म्यूटेबल कॉपी म्यूटेबल ही लेता है, जैसे NS म्यूटेबल आ रहे हैं, NS म्यूटेबल स्ट्रिंग, NS म्यूटेबल स्ट्रिंग, म्यूटेबल आ रहे हैं, NS म्यूटेबल डिक्शनरी, इन सब का आपका कॉपी आप जनरेट कर सकते, इम्यूटेबल का नहीं हो सकता। is subsequently changed. The instance captures whatever value is that at the time it is set. No setter getter methods will be synthesized. Okay. नॉर्मल सेम इसका प्रॉपर्टीज है, कॉपी कर दो तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो आपके पास ही आ जाएगा, ओके। रीड ओनली आपको इसका सिर्फ एक प्रॉपर्टी जनरेट होता है, दैट इज गेटर, सेटर नहीं होगा। कंपेयर विल जनरेट ए गेटर बट नॉट सेटर, रीड ओनली है ना, तो आप उसको रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। उसका जस्ट इसका अपोजिट है राइट ओनली, रीड राइट। मैंने बोला ना रीड राइट इज़ अ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। ओबियसली जो हम लोग का गेटर सेटर मेथड जनरेट होता है ना, सिंथेसाइज प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद गेटर मेथड भी जनरेट होता है, सेटर मेथड भी जनरेट होता है। तो उस केस में क्या रीड भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ को, राइट भी कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को मैं रीड भी कर सकता हूँ और इस प्रॉपर्टी का वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन रीड ओनली में सिर्फ गेटर मीन्स इसका वैल्यू को सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। असाइन क्या है? असाइन विल जनरेट ए गेटर, assign will generate a setter which assigns the value to the instance variable directly rather than copying. Okay, means आप assign नॉर्मली हम लोग कुछ अगर किसी को असाइन ही करना है, टास्क असाइन करना ही करना है,
आप उसको सेट कर रहे हो, उसका वैल्यू को सेट कर रहे हो। ओबियसली आप तो वैल्यू तो उससे गेट नहीं हो रहा, आप उसका वैल्यू को सेट कर रहे हो रादर देन कॉपिंग ए रिटर्निंग और रिटर्निंग इट। रिटर्निंग हम एक वैल्यू है, ओके, आप उसको असाइन कर रहे हो, मतलब एक वेरिएबल है, आप उसको कुछ असाइन कर रहे हो, मीन्स कुछ नया टास्क दे रहे हो। तो उस केस में क्या हो, वैल्यू उस वेरिएबल का वैल्यू सेट कर रहे हो आप, ओके। दिस इज द बेस्ट फॉर प्रिमिटिव टाइप्स। ओके, प्रिमिटिव टाइप्स क्या है? प्रिमिटिव टाइप्स एक्चुअली जो डाटा टाइप इन, अगर थियोरेटिकल देखा जाता है, डाटा टाइप दैट इज बिल्ट इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ट मीन्स जो कोर लेवल, सर जो बेसिक लेवल का जो डाटा टाइप्स होता है ना, जो आप कह सकते हो ये नहीं है, डिराइव्ड नहीं होता है। जो बेसिक क्या है, कैरेक्टर एक है, शॉर्ट एक है, इंट एक है, लॉन्ग एक है, ये सब है प्रिमिटिव टाइप। और स्ट्रिंग क्या हो ना, स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं होगा, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। तो ये जो बेसिक टाइप का होता है ना डाटा टाइप्स है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और एक फ्लोट है, ओके। तो ये सब है एक्चुअली प्रिमिटिव टाइप का डाटा टाइप्स। वो क्या है, जस्ट लाइक NS इंटीजर, NS ECG फ्लोट, ये सब, ओके। You don't directly own it such as delegates, okay. Keep in mind retain and assign are basically interchangeable when garbage collection is enabled. वो assign है, NS integer assign, तो इस ईयर को आप कहीं पर कुछ assign वैल्यू करना है या करना है, ओके ओके। हाँ, कॉपी में मेरे ख्याल से मैंने बताया ना, ओके, कॉपी मैंने एक कहाँ पर इस डिफाइन किया था, ओके। हाँ, इसका रिटर्न काउंट्स 1 रहेगा आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है। रिटर्न का प्रॉपर्टीज अगर मैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज रिटर्न, ये नहीं, इसका प्रॉपर्टी तो आप इंक्रीज होता रहेगा। कॉपी का बाय डिफ़ॉल्ट एक रिटर्न काउंट रहता है, ओके। इसका जो मेमोरी एलोकेशन ना एक रहेगा ही रहेगा, ओके। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे बताइएगा, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका रिटर्न काउंट शायद 1 है या फिर 0 है, बट मेरे को जहाँ तक आइडिया है इसका रिटर्न काउंट 1 रहेगा मेमोरी एलोकेशन का, ओके। अब क्या है स्ट्रॉन्ग, इसका तो रिटर्न काउंट 1 इंक्रीज होता रहेगा, जिस तरह से आप उसको यूटिलाइज करोगे जितना वो इंक्रीज होता ही रहेगा, ओके। स्ट्रॉन्ग इज रिप्लेसमेंट फॉर रिटर्न, मैंने बोला ना स्ट्रॉन्गर रिटर्न दोनों भाई है, ओके। ये जहाँ जाएंगे ये मेमोरी एलोकेशन खाते ही जाएंगे, ओके। इट कम्स विथ ARC ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग जो बोला था, ओके। AV प्लेयर वो कुछ नहीं, ये बाकी सब वही है। हाँ, ये ऐसा ही है, ये मेरे शायद लास्ट वाला पार्ट को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट डाल दिया, राइट। गेटर मेथड जो है, आप कोई भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी का वैल्यू से गेट कर रहे हो, ठीक है ना। मैंने सपोज एक प्रॉपर्टी से यूज किया नेम, ओके। अगर कोई अगर दूसरा प्रॉपर्टी को मैंने ये किया और उस प्रॉपर्टी को मैं चाहता हूँ उस प्रॉपर्टी का वैल्यू जो नेम में जो वैल्यू है वहाँ से हो, तो उस केस में गेटर प्रॉपर्टी यूज होता है, मीन्स वैल्यू को मैं गेट कर रहा हूँ नेम प्रॉपर्टी से। सेटर क्या है, अगर मैं नेम प्रॉपर्टी में जो वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ, ओके, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू XYZ, कुछ भी मैंने नाम दे दिया, तो उस केस में मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग ये जनरेट होता है ना सिंथेसाइज के थ्रू, तो वो होता है गेटर और सेटर, मीन्स आप उस प्रॉपर्टी का वैल्यू को गेट भी कर सकते हो और सेट भी कर सकते हो। अनसेफ अनरिटेंड का हम लोग कहाँ से, देयर इज ए फ्यू क्लासेस इन कोकोआ एंड कोकोआ टच। हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये टर्म मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, कोकोआ एंड कोकोआ टच। कोकोआ टच जो है ना वो स्ट्रिक्टली आईफोन और आईपैड फ्रेम जो के लिए जो हम लोग एप्लीकेशन ऐप्स बनाते हैं ना,
वहाँ पर जो फ्रेमवर्क यूज होता है वो कोकोआ टच फ्रेमवर्क। ओके, लेकिन जो मैक सिस्टम के लिए जो एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं ना, जो प्रोग्रामिंग, उसका स्ट्रक्चर, हायरार्की, सिंटैक्स, फ्रेमवर्क जो भी होगा उसका कोकोआ फ्रेमवर्क यूज होता है। ओके, ऐप के लिए लैपटॉप के लिए, मैक ओएस के लिए जो एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं वो कोकोआ, और जो डिवाइसेस के लिए जैसे आईफोन, आईपैड के लिए यूज होता है वो कोकोआ टच फ्रेमवर्क यूज करते हैं उस केस में। ओके, कम टू द पॉइंट, unsafe unwritten, there are a few classes in cocoa at cocoa touch that do not yet support weak references, which means you can declare a weak property or weak local variable to keep track them. These classes include text view, ns font, ls color. If you need to use weak reference to one of these classes, you must use unsafe unwritten. ओके, तो ये क्या कह रहा है कि दीज आर द फ्यू क्लासेस ऑफ, ओके, जो फ्रेमवर्क जो क्लासेस हम लोग यूज़ करेंगे एपीआई लेवल पे, दैट डू नॉट येट सपोर्ट वीक रेफरेंस। अच्छा, ये लोग अभी वीक रेफरेंस को अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर इस चीज़ को आप यूज़ करना चाह रहे हो ना, तो उस केस में आप अनसेफ अनरिटर्न इस तरह का ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ऐसे इस तरह का लिख सकते हो, बाद में उसको वीक के थ्रू आप उसको कॉल कर सकते हो। ओके, an unsafe reference is similar to weak reference in that it does not keep its related object alive, but it won't be set to nil if the destination object is deallocated. ओके, एंड अनसेफ रेफरेंस इज सिमिलर टू वीक का जैसे रेफरेंस काउंट हम बढ़ता नहीं है और उसका कोई भी उसको ओवरराइट कर देता है, कोई भी थ्रेड आके उसको ओवरराइट कर देता है उसका वैल्यू वगैरह, और वो मेमोरी एलोकेशन में स्पेस भी ले लेता है वीक में। स्पेशली जो हम लोग यूआई लेवल पर जितना भी कंट्रोल डिफाइन करते हैं ना, वो वीक ही होता है, क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। अब उसका स्ट्रॉन्ग उसको डिफाइन नहीं करते हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग डिफाइन हो तो कंटिन्यूसली रिसोर्स लेता रहेगा, जितना उसका कॉल होता रहेगा एप्लीकेशन में तो मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा वो यूआई जो थ्रेड है। तो इसलिए हम लोग उसको वीक डिफाइन करते हैं कि उसका जैसे ही उसका स्पेस कुछ मतलब उसका रिटर्न काउंट 0 रहेगा, कभी वो डीएलोकेट हो सकता है, अगर उसका यूज़ खत्म हुआ उसको डीएलोकेट तुरंत हो जाएगा। ओके, वीक वही है, मैंने बोला ना, उसका रिटर्न काउंट बिल्कुल नहीं होता है। वीक और क्या था, अननेम्ड। ओके, ओके, अब ये क्या कर रहा है कि कीप दिस एज लॉन्ग एज समवन एल्स पॉइंट्स इट स्ट्रांगली। ओके, जब तक उसको यूज़ कर रहे जैसे ही उसका यूज़ खत्म उसका यूटिलाइजेशन, द सेम थिंग एज असाइन, नो रिटर्न नो और रिलीज। इसका रिलीज और रिटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं है। ए वीक रेफरेंस इज ए रेफरेंस दैट यू डू नॉट रिटर्न। वी जनरली यूज वीक IB आउटलेट्स, UI व्यू कंट्रोल्स, चाइल्ड्स, मैं बोला ना जितना भी आपका UI कंट्रोल इसलिए बोलता हूँ वीक लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन का जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक मैं अगर कलेक्शन व्यू ले लूँ, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट्स में बहुत सारे आपका एट्रीब्यूट्स रहता है, प्रॉपर्टीज़ रहता है। ठीक है, आप हर चीज़ को आप अगर स्ट्रॉन्ग लेवल आप इमेजिन कर सकते हो, एक पर्टिकुलर एक UI कितना रिसोर्स कंज्यूम करेगा सिर्फ एक कॉल पे, मतलब एक बार आपने उसको ओपन किया, कंज्यूम किया और क्लोज कर दिया, अनटिल अनलेस आप उसको फोर्सफुली डीएलोकेट नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, फिर आप दोबारा ये करोगे ना, पिछले वाला डीएलोकेट नहीं हुआ होगा, फिर ये दूसरा वाला फिर से और एक बार और एक एलोकेट हो जाए, क्योंकि
मेमोरी से रिलीज़ होने के लिए कुछ टाइम लेता है, ठीक है ना। आप उस टाइम में अगर 3-4 बार उसका इंस्टेंस बना दोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल तक वो एप्लीकेशन का रिसोर्स कंज्यूम करता रहेगा। ओके, तो इसलिए वीक इसलिए लेते हैं कि वो सिर्फ एक स्पेस ले लेता है, ओके, रिटर्न नहीं करेगा। मीन्स आप उसको क्लोज कर दो वो तुरंत हट जाएगा। तो दिस वर्क्स बिकॉज द चाइल्ड ऑब्जेक्ट ओनली नीड्स टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द पेरेंट ऑब्जेक्ट डज। मैं बोला जैसे जब तक वो पेरेंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है तब तक एग्जिस्ट है, अदरवाइज वो तुरंत हट जाएगा वहाँ से। आपको उसको रिलीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितने बार आप उसको कॉल करे हो ना, वो एक ही ऑब्जेक्ट ही रहेगा हमेशा। ओके, आप उसका ये नहीं करो। लेकिन उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, मैं अगर कोई एक पैरामीटर को जैसे माई बटन या फिर इसको मैं स्ट्रॉन्ग ले लूँगा, इसको स्ट्रॉन्ग ले लूँगा ना, तो उस केस में क्या होगा ना, तो आपका जो कलेक्शन व्यू कंट्रोलर तो रहेगा, वीक आपने वीक डिफाइन कर दिया, लेकिन आपने अगर इसको ले लेगा तो ये स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी में क्लाउड ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा जितने भी IB आउटलेट्स हो, ये वाला इंटरफेस बिल्डर जो है आउटलेट है, इसका फुल फॉर्म है, ओके। इंटरफेस बिल्डर का जितना भी कंट्रोलर्स है, जितना भी आपका यूजर फेसिंग कंट्रोल्स है, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ग्रिड, जितना भी है, उसको हमेशा वीक ही कंसिडर कीजिए, वो बेटर है एक एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अननोन्ड क्या है, जैसे वीक है ना, उसका ऑब्जेक्ट एन अननोन रेफरेंस प्रिज्यूम्स दैट इट विल नेवर बिकम नील ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हाँ, इसका एक खासियत है अननोन का, ये कभी नील नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि इसका ये ऑब्जेक्ट कभी नील नहीं होगा, उस केस में आप उसको अननोन लीजिए, अदरवाइज थ्रो कर देगा एरर। ओके, वीक प्रॉपर्टीज, वीक एट्रीब्यूट कभी भी नील हो सकता है, लेकिन अननोन कभी नील नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक अगर आपका बैंक में अकाउंट है, ओके, अकाउंट बैलेंस नील हो सकता है, जीरो हो सकता है या नील हो सकता है नहीं बैलेंस, लेकिन आपका अकाउंट का नंबर कभी भी नील नहीं होगा, अदरवाइज है नहीं ना आपका, फिर एग्जिस्टेंस कहाँ से होगा। तो उस केस में आप अननोन ले सकते हो। ओके, तो ये था छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन शेयर करना था। होप कुछ लेवल तक मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर ये करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़, अगर आपका कुछ भी कमेंट या फिर कुछ भी सजेशन हो, अगर मेरे तरफ से अगर कुछ गलती हुआ है तो कोशिश करूँगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए, अगर कुछ कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया हो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।